और मैं आनंद बख्शी बन गया। एक इंसान जिसके अनेक नाम, जिसने प्यार को नए आयाम दिए और हर आयाम पर गीत पेश किए। गीत भी ऐसे जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाए और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी खिल जाए। जुदाई का दर्द किसी का भी हो, चाहे अपनों का या परायों का, उस दर्द को गीत में बदलकर उसे अमर बना दिया। किसी के भी प्यार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि हर एक प्रकार के प्यार को उन्होंने गीत में बदल दिया। माँ, भाई, बहन, दोस्त, दुश्मन, साथी, कारवां, अपने, पराए, न जाने कितने रिश्तों को उन्होंने गीत के माध्यम से अजरामर बना दिया। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, क्यों, कब और कहाँ, चाहे रात हो या दिन, अंदर हो या बाहर, गांव हो या शहर, खानदानी मोहल्ला हो या तवाइफों का कस्बा, हर पल और हर जगह को उन्होंने अपने गीत में जगह दी। सुपरस्टार कलाकार भी फिल्मकारों को कहते थे कि उनके गीत सिर्फ एक इंसान लिखेगा। वो थे भारतीय सिनेमा के सबसे महान गीतकार आनंद बख्शी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। 21 जुलाई 1930 के दिन रावलपिंडी के एक बैंक मैनेजर मोहनलाल वैद्य के घर आनंद ने जन्म लिया। आनंद के जन्म से परिवार में खुशियों का माहौल था। पिता उन्हें प्यार से अजीज पुकारते थे, तो माताजी सुमित्रा उन्हें नंद इस नाम से पुकारती थी। सुमित्रा और मोहनलाल की ये पहली संतान थी। पर जब आनंद 7 बरस के थे, तब उनके परिवार में बड़ी घटना हुई। इस घटना के कारण आनंद ताउम्र माँ के प्यार के लिए तरसते रहे। इस दर्द को उन्होंने इस गीत में जगह दी। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। जी हाँ, दूसरे बच्चे को जन्म देते वक्त आनंद की माताजी गुजर गई। खुशियों से भरा घर एक पल में ही खामोश हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद पिता को दूसरी शादी करनी पड़ी। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि उनकी सौतेली माँ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। इस कारण से आनंद का देखभाल दादी ने किया, जिनसे वे बेहद जुड़े हुए थे। आनंद बख्शी को बचपन से लिखने और गाने का शौक था। वे बचपन से मकसदी इंसान थे। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो किसी न किसी दिन फिल्मों के लिए गीत लिखेंगे। लिखने की आदत उन्हें बचपन से थी, इसीलिए जिंदगी के हर एक पल को उन्होंने अपनी लेखनी में समेट लिया। फिल्में देखने का शौक इस कदर तक था कि किताबें बेचकर सिनेमा के टिकट खरीदा करते थे। शायद इस कारण से वे सिर्फ 7वीं तक पढ़ पाए, पर आगे उन्हें एक और रास्ता पार करना था। देश को आज़ादी तो मिल गई, इस बीच विभाजन के चलते जगह जगह दंगे होने लगे। दंगाई कस्बा उनके घर तक पहुंचने ही वाले थे। उससे पहले 17 साल के आनंद और आनंद के सौतेले भाई बहन ने बॉर्डर पार कर लिया। एक पल में उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और घर गंवा दिया। खाली हाथ उनका परिवार पहले दिल्ली पहुंचा और वहां से महाराष्ट्र के पुणे शहर में बस गए। रावलपिंडी से निकलते वक्त वैद्य परिवार के हाथ जो सामान लगा उसे उन्होंने ले लिया। आनंद से पूछा गया कि तुम घर से क्या लाए हो, तो आनंद ने अपनी मां की तस्वीर दिखाई। ये देखकर अन्य लोग गुस्सा हो गए। उनके मुताबिक आनंद को घर से कोई महंगी चीज लानी चाहिए थी। इस पर आनंद ने जवाब दिया, पैसे तो हम नौकरी करके कमा सकते हैं, पर मां की तस्वीर पीछे छूट जाती तो मैं उन्हें कहां से लाता। मुझे तो मां की शक्ल भी याद नहीं है, पर इन तस्वीरों के सहारे मैं आज तक जीते आया हूं। आजादी के बाद आनंद बख्शी जवान हो चुके थे। इस बीच उन्हें पैसा और नाम दोनों कमाना था। हर पल वे मुंबई के ख्वाब देखते थे। उनके मन में फिल्मी दुनिया इस कदर तक बस चुकी थी कि उन्हें राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, गीतकार, इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में काम करने की इच्छा जागृत होने लगी। कविताएं तो बचपन से रचते आ रहे थे, पर उन कविताओं से वे पैसा नहीं कमा सकते थे। इसलिए उन्हें अपने हिसाब से नेवी में काम करने का मौका मिल गया। नेवी में वे 2 साल तक रहे।
काम करते करते वे फिल्मों में एंट्री लेने की कोशिश करने लगे, पर उनके हाथ असफलता आ रही थी। तंग आकर उन्होंने नेवी छोड़ दी। कुछ समय बेरोजगार रहने के बाद वे फौज में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में वे तैनात रहते थे। मुंबई से इतने दूर रहना उनसे सहन नहीं हुआ और वे दोबारा मुंबई आए। मुंबई आकर उन्होंने नए जज्बे के साथ कोशिश की। इस बार उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई, उसको देखकर आनंद बख्शी ने फैसला कर लिया कि वे अब मुंबई का चेहरा भी नहीं देखेंगे। दुखी होकर आनंद बख्शी साहब ने मुंबई को अलविदा कह दिया और दोबारा फौज में चले गए। ऐसे में 1956 का साल लग गया। उस वक्त वे शादीशुदा और बच्चों के पिता बन गए, पर अब भी उनके दिल के किसी कोने में फिल्मों के प्रति चाहत बची थी। तो फिर साल 1956 में उन्होंने फैसला किया कि वे मुंबई जाएंगे और नए उमंग के साथ काम ढूंढेंगे। इस बार भी रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। 4 महीने के भीतर ही उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। दादर नजदीक किराए के घर में वे रहने लगे। मकान मालिक को किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। उस दौरान उनकी पहचान एक व्यक्ति से हुई। आनंद बख्शी ने उनसे कहा कि अब वे कोई गीतकार नहीं बनेंगे, मेरा दिल्ली का टिकट निकलवा दे, मैं तुरंत दिल्ली जाऊंगा। अब आनंद बख्शी साहब के जीवन में नया मोड़ आया। उस दोस्त ने आनंद बख्शी के चेहरे की तरफ देखा और कहा कि तू एक दिन बहुत बड़ा गीतकार बनेगा। उस दोस्त ने आनंद बख्शी को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी और आने वाले 6 साल तक उन्हें अपने घर में रखा। अगर वो दोस्त नहीं होता तो शायद आनंद बख्शी सदी के महान गीतकार नहीं बनते। किसी दिन एक प्रोड्यूसर ने उन्हें अगली सुबह 10 बजे बुलाया। आनंद बख्शी किसी भी हालत में ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे, पर उस रात बड़ी तेज बारिश शुरू हुई। आनंद बख्शी ने सोचा कि इस बारिश में वे बांद्रा कैसे पहुंचेंगे। उस वक्त वे खुद बोरिवली में थे। बांद्रा से बोरिवली की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। बारिश भी रुक नहीं रही थी। कुछ समय में सुबह होने वाली थी। आनंद बख्शी साहब ने फैसला किया कि वे बांद्रा चलते हुए पहुंचेंगे। इतना बड़ा दायरा पार करने के बाद वे उस प्रोड्यूसर के घर तक पहुंचे। भीगे कपड़े और थके हुए हालत में उन्होंने आनंद बख्शी को देखा और कहा, तुम इतने बारिश में कैसे आए, और वो भी बराबर 10 बजे? ये मीटिंग इतनी जरूरी नहीं थी। इस पर आनंद बख्शी ने कहा कि ये मीटिंग आपके लिए जरूरी नहीं थी, पर मेरे लिए थी। इस घटना के बाद भी वे काम की तलाश में भटकते रहे। इस दौरान उनकी पहचान भगवान दादा से हुई। वे अपने जमाने के बड़े हास्य कलाकार भी थे। वे भला आदमी नामक फिल्म बना रहे थे। आनंद बख्शी ने उनसे काम देने की गुजारिश की और भगवान दादा ने भी उन्हें इस फिल्म में 4 गाने लिखने का मौका दे दिया। तो इस तरह आनंद बख्शी की पहली फिल्म 1958 के साल में रिलीज हुई। आनंद बख्शी साहब का संकट अब भी टला नहीं, क्योंकि वो फिल्म कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाई। अपने जीवन में आनंद बख्शी को सबसे पहले बड़ा मौका फिल्मकार सूरज प्रकाश ने दिया। वे मेहंदी लगी मेरे हाथ में फिल्म बना रहे थे। 1962 में रिलीज हुई इस फिल्म के कारण आनंद बख्शी की किस्मत चमक गई और उन्होंने प्रसिद्धि की ओर पहला कदम बढ़ाया। अब हम आपको कहेंगे कि आनंद बख्शी ने एक फिल्म में छोटा किरदार भी निभाया था और कुछ फिल्म के लिए अपनी आवाज भी दी थी। उन फिल्मों का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आनंद बख्शी साहब ने अपने जीवन के 40 से भी अधिक साल फिल्म जगत में गुजारे। अपनी आखिरी सांस तक वे नगमे लिखते रहे। जीवन के अंतिम चरण में भी वे अन्य लोगों को अपना करियर बनाने में मदद करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कौन से गीत लिखे, इस पर चर्चा करना समय बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे अधिक हमारे दर्शक होशियार हैं। उनको ही उनकी बात बताना गलत होगा। आनंद बख्शी साहब के बारे में और कुछ बताना है तो इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। इसलिए जब आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी ने अपने पिता की बायोग्राफी लिखी तो उसे पब्लिश करने से पहले उन्होंने दूसरी किताब बाजार में उतारी।
आनंद बख्शी का विवाह कमला से हुआ, जिनसे उन्हें सुमन, कविता, राजेश और राकेश ऐसे 4 बच्चे हुए। 24 जनवरी 1950 के दिन जब आनंद प्रकाश बख्शी साहब फौज में सेवा दे रहे थे तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने ये लिखा था, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबको अपनी जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। अगर किसी इंसान का जिंदगी में कोई मकसद न हो तो वो बिना पतवार एक जहाज की तरह होगा जो हवाओं के भंवर से यहाँ वहाँ चला जाएगा। अपने रास्ते पर उसका कोई काबू नहीं होगा। अगर किसी इंसान का जिंदगी में कोई मकसद न हो, उसके काम या उसके बर्ताव को दिशा देने वाली कोई प्रेरणा नहीं रहेगी। मैं आनंद बख्शी आज़ाद ये ऐलान करता हूँ कि मैं संगीत सीखने की तमन्ना रखता हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद है कलाकार बनना, और इसे पूरा करने के लिए मैं फिल्म, रेडियो या थिएटर में जाऊंगा। मैं गायक, संगीतकार, निर्देशक जो मुमकिन होगा बनूंगा। 30 मार्च 2002 को संगीत जगत के इस महान गीतकार ने आखिरी सांस ली, पर 1988 के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात जोड़ दी, और मैं आनंद बख्शी बन गया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।